Namaste, students. A very happy Holi to all of my dear students and their families. Let's start a revision for the chapter Human Health and Disease. हेल्थ के बारे में अगर हम कहें तो ये एक तरीके से बैलेंस है आपकी बॉडी का जिसमें हम जनरली ह्यूमर की बात करते हैं. इट्स अ ह्यूमर टर्म इज स्पेसिफिकली यूज फॉर आपकी बॉडी के लिक्विड्स के लिए. अगर हम बात करें किसी हिपोक्रेट्स की, ये जो अर्ली ग्रीक साइंटिस्ट था हिपोक्रेट्स, जिसको इंडियन आयुर्वेद सिस्टम के फादर भी कहा जाता है, फॉर फादर ऑफ मेडिसिन, इसने एक टर्म बताया था ब्लैक बाइल, जो कि हॉट पर्सनालिटी से बिलोंग करता है और उनको फीवर भी रहता है. ये आइडिया आने के बाद में डिस्कवरी हुई थी ब्लड सर्कुलेशन की बाय विलियम हार्वे, जिन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करके ये बताया था कि बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है. ठीक है, अब इस चैप्टर में बेसिकली आपको इन सब के ऊपर जाने की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम डायरेक्टली टॉपिक पर आते हैं जहां से यहाँ से शुरू होता है. जो है हेल्थ आपकी बॉडी की कैसे अफेक्ट होगी. हेल्थ अफेक्ट होने के मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जिसमें से आता है एक जेनेटिक डिसऑर्डर. जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसी डेफिशिएंसीज होती हैं जिसके साथ बच्चा पैदा होता है. ये ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो बच्चा लेता है अपने माँ बाप से. दूसरा आता है इन्फेक्शंस. इन्फेक्शंस में क्या आएगा, जो भी इन्फेक्शन आपको पैथोजन की वजह से होते हैं. पैथोजन क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, उनकी प्रेजेंस या उनके एक्सपोजर की वजह से बॉडी में जो भी बीमारियां लगती है, ऑल दीज आर इन्फेक्शंस. तीसरे नंबर पर आता है लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल क्या है, हम किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरह का पानी पीते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, कितना रेस्ट करते हैं, उसके बेसिस पे जो हमारी बॉडी में जो भी डेफिशिएंसी या किसी तरह की भी छोटी मोटी दिक्कतें भी डेवलप होती हैं, वो आपकी हेल्थ को किसी ना किसी तरह से खराब करती हैं. तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो गए हेल्थ को अफेक्ट करने वाले. सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर्स, दूसरे इन्फेक्शंस और तीसरे लाइफस्टाइल. अब हम बात करेंगे यहाँ हेल्थ के बारे में. व्हाट इज हेल्थ? सिंपल शब्दों में हेल्थ को अगर हम कहें, इट सिंपली मीन्स आइडिया ऑफ वेल बीइंग. आइडिया ऑफ वेल बीइंग मीन्स ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग वो है. फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा बच्चा जिसके बॉडी के पूरे पार्ट जो है वो अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, दैट इज ही इज हेल्दी. मेंटली मीन्स उसके दिमाग में किसी भी प्रकार का टेंशन या स्ट्रेस नहीं है. सोशल वेलबींग मीन्स वो सबके साथ अच्छा रिश्ता, अच्छा बिहेवियर शो करता है. जब पीपल हेल्दी होते हैं तो वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, जिससे उनका घर में पैसा, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को वो लेकर आता है और इसी से उन्हें ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी मिलती है. हेल्थ इंडिविजुअल की एज इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से और भी अच्छे अच्छे फायदे होते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे हैं उनकी डेथ रेट और मदर की डेथ रेट डिक्रीज होती है. ठीक है, अगर हमें हेल्थ को मेंटेन रखना है तो हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए बैलेंस डाइट जरूरी है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इक्वल अमाउंट में अवेलेबल हो, एडिक्वेट अमाउंट में हो, ताकि हम बीमार ना पड़े. दूसरा है पर्सनल हाइजीन. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें हमें खुद को साफ रखना है, मीन्स नहा धोकर रहना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, जिससे हम फिजिकली फिट रहें. ठीक है, अब योगा के बारे में आजकल बहुत कुछ चल रहा है कि ये आपको हेल्दी रखने में हेल्प करता है, जिससे आप फिजिकली, मेंटली और सोशली दोनों तरीके से हेल्दी रहते हैं. सेकेंडली, अवेयरनेस. जितनी भी बीमारियां आपके आसपास है उसके प्रति अवेयर रहना बहुत जरूरी है. दैट अवेयरनेस इज द मस्ट नीड. सॉरी. नेक्स्ट इज द वैक्सीनेशन. आजकल वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन पर भी काफी जोर दिया जाता है, और ये वैक्सीनेशन हमें बचपन में लग जाते हैं वैक्सीन, जो हमें कुछ हार्मफुल बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करती हैं इन आवर लेटर एजेस. देन हम जो घर में जो भी कचरा इकट्ठा होता है इसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए. वेक्टर्स को कंट्रोल करना है. वेक्टर्स क्या है, डिजीज के कैरियर, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के कैरियर्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने का तरीका. या फिर मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज. फूड जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, खाना, वो हेल्दी होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए. और जो पानी आपके घरों में आ रहा है, सप्लाई वाटर हो, चाहे आप आरओ वाटर यूज कर रहे हैं, तो आरओ की भी सही टाइम पर मेंटेनेंस होनी चाहिए. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं डायरेक्टली. व्हाट इज अ डिजीज? तो ये डिजीजेस है. डिजीजेस क्या होते हैं हमारे डिजीज का हमें पता कैसे चलता है कि हमें कोई बीमारी हो गई है? तो हम स्पेसिफिक साइंस या सिम्टम्स हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं. तो साइंस या सिम्टम्स क्या है? साइंस होते हैं एक्चुअल
स्पेसिफिक लक्षण जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि ये स्पेसिफिक बीमारी में हो रहे हैं। सिम्टम है काफी बीमारियों में कॉमन भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बेसिकली हम डिजीजेस को कैटेगराइज करते हैं इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस में। इन्फेक्शियस डिजीजेस वो होते हैं जो विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ नेक्स्ट हेल्दी पर्सन। ऐसी बीमारियां जो हमें पैथोजन से होती हैं, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होती हैं। दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस क्या है? जिसमें हमारे इंटरनल बॉडी की माल फंक्शनिंग से ही बीमारियां होती हैं, और ये बीमारियां जनरली ट्रांसफर नहीं होती पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में, एक्सेप्ट फ्यू जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर्स ही हैं जो ट्रांसमिट होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी हम नॉन इन्फेक्शियस की कैटेगरी में ही रखते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप बहुत सारी इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ड्रग अल्कोहल अब्यूज के बारे में कि कैसे वो हमारी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन डिजीजेस जो हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे, दैट विल बी टाइफाइड। वैसे मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है। इन हाईलाइट पॉइंट्स को आप अपनी एनसीईआरटी बुक में हाईलाइट करके इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स आप रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने जगह जगह पर बहुत जल्दी जल्दी इनके साइड में इनके इंफॉर्मेशन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी आगे मेंशन कर रखे हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जिन्होंने एडिशनल बायोलॉजी ले रखी है उनके लिए तो बहुत सक्सेसफुल होने वाली है वीडियो, जिसको हेल्प से आप इस चैप्टर को बहुत जल्दी और बहुत ही कम समय में समझ भी सकते हैं और मेमोराइज भी कर सकते हैं। ठीक है, आजकल एग्जाम्स में कई बारी आपसे टाइप ऑफ या कोई भी बैक्टीरियल वायरल डिजीजेस के बारे में शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन हम बेसिक फोकस हमारा ये रहेगा कि क्वेश्चन हमारा इजी नहीं आने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। पेपर आसान तभी है जब हमें आता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है। तो सबसे पहले जो डिजीज है दैट इज टाइफाइड। टाइफाइड जो है इसको रिस्पॉन्सिबल किसकी वजह से होगा? कॉजेटिव एजेंट बोल दें या इन्फेक्शियस पैथोजन बोल दें। तो टाइफाइड का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है और ये टाइफाइड कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में। इसमें इंसान को फीवर आता है। कैसे ट्रांसमिट होगा ये? जनरली ये पैथोजन कहाँ से एंटर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एंटर होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपके डाइजेस्टिव पैसेज का हिस्सा है। दैट मीन्स आप कोई कंटामिनेटेड फूड ले रहे हैं, कंटामिनेटेड वाटर ले रहे हैं, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया? कंटामिनेटेड फूड या वाटर। फिर उस एरिया से, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू या फूड और वाटर के साथ, ये आपके और ऑर्गन्स के पास भी जाता है थ्रू ब्लड। अब इसके स्पेसिफिक सिम्टम में आपको 3 सिम्टम मेनली याद रखने हैं। सबसे पहला है इसका सस्टेन्ड हाई फीवर जो 39 से 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट है लॉस ऑफ एपेटाइट, मींस इसमें भूख बहुत ही कम लगती है। एंड द थर्ड वन सीवियर केसेस में जो ऑब्जर्व होता है दैट इज इंटेस्टाइनल परफोरेशन। बाकी जितने भी इसके सिम्टम्स हैं वो काफी और अदर डिजीजेस से मैच खाएंगे। तो अगर एग्जाम में आपको मिलता है कि किसी भी इंडिविजुअल को सस्टेन्ड हाई फीवर है, ठीक है, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, ये नॉर्मल हर बीमारी में हमें ऑब्जर्व होते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम है लॉस ऑफ एपेटाइट जिसमें भूख कम लगती है। एंड इन सीवियर केसेस इंटेस्टाइनल परफोरेशन इज ऑब्जर्व्ड। परफोरेशन के साथ में डेथ भी हो सकते हैं। तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन क्या होता है? इंटेस्टाइन के वॉल्स में पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपसे जो इसमें पूछी जाएगी दैट विल बी टाइफाइड फीवर को कैसे कंफर्म किया जाता है। मींस कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है क्या? इसकी डायग्नोसिस को पता कैसे चलेगा? पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ विडाल टेस्ट। ठीक है, विडाल टेस्ट की हेल्प से इसको डायग्नोसिस की जाती है। आपसे कोई नहीं पूछेगा विडाल टेस्ट में क्या करते हैं, क्या कुछ है। ठीक है, इसको अब टाइफाइड को पूछने के लिए भी और तरीके आजमा सकते हैं एग्जाम में, जैसे मैरी मेलन का नाम दे सकते हैं। मैरी मेलन को क्यों याद किया जाता है? मैरी मेलन का निकनेम रखा गया था टाइफाइड मैरी। किस वजह से? ये लोगों का खाना बनाती थी, ये कुक थी बाय प्रोफेशन, और जो ये खाना बनाती थी उसके खाने को जो भी कंज्यूम करते थे उन्हें टाइफाइड हो जाता था। ठीक है, इसको ये तो जो थी स्पेसिफिकली टाइफाइड कैरियर थी। ठीक, तो जब टाइफाइड आएगा तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है आपका साल्मोनेला टाइफी, एक बैक्टीरिया है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है किसके थ्रू होगा? कंटामिनेटेड फूड और वाटर कंज्यूम करने की वजह से, जो आपके इंटेस्टाइन में और फिर अदर ऑर्गन्स में बाय ब्लड मूव करेगा ये पैथोजन। तीसरा इसका सिम्टम्स, इंपॉर्टेंट सिस्टम, सस्टेन हाई फीवर,
लॉस ऑफ एपेटाइट एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन। कंफर्मेशन कैसे करेंगे, या कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होगा, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा विडाल टेस्ट। और मैरी मैलन को याद किया जाता है इसको, क्योंकि मैरी मैलन जो कुक थी बाय प्रोफेशन, वो टाइफाइड स्प्रेड कर रही थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इस टाइफाइड डिजीज के लिए याद रखने हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। इस निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड के लिए रिलेटेड क्वेश्चन क्यों आता है कि ये दोनों ऐसी बीमारी है जिसमें हमें सांस लेने में थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। कॉमन कोल्ड तो काफी कॉमन है, इसीलिए इसका नाम कॉमन है, कॉमन कोल्ड कहते हैं इसको। और दूसरी है निमोनिया। निमोनिया जो है वो होती है बैक्टीरिया की वजह से, कॉमन कोल्ड होती है वायरस की वजह से। इन दोनों में डिफरेंसेस भी पूछ सकते हैं इन दोनों बीमारियों में, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो निमोनिया जो है बैक्टीरिया की वजह से होती है, कॉमन कोल्ड है वायरस की वजह से होती है। बैक्टीरिया के नाम आपसे कोई पूछे तो बैक्टीरिया क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंसी। कॉमन कोल्ड में कौन सा वायरस इन्वॉल्व है, दैट इज राइनो वायरस। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, दोनों ही रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, बट जो निमोनिया है वो अफेक्ट करती है हमारे लंग्स को यानी कि एल्विलाई को, और कॉमन कोल्ड अफेक्ट करती है हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं बैक्टीरियल और वायरल निमोनिया। तो बैक्टीरियल निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंसी, और वायरल के लिए है हमारा राइनो वायरसेस। लेकिन ये निमोनिया नहीं है, ये है कॉमन कोल्ड जो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई। देन स्पेसिफिकली अगर आपसे निमोनिया के सिम्टम्स पूछें, अब क्योंकि ये लंग्स को अफेक्ट करता है, दैट मीन्स आपके एल्वुलाई को अफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो हमारे एल्वुलाई है वो कंप्लीटली रिड्यूस हो जाते हैं, कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं, एंड all alveoli will be converted into water। ठीक है, इसीलिए नेबुलाइजर दिया जाता है ताकि वो उस वाटर को बाहर निकाल सके। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस इंफेक्शन में क्या होगा, द एल्वेलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। तो गैसियस एक्सचेंज का जो सोर्स है हमारे पास एल्वेलाई, उसमें पानी भर जाता है जिसकी वजह से हम सांस लेने की हमें दिक्कतें होती हैं। अब नॉर्मल निमोनिया आजकल बहुत हो रहा है, बहुत बच्चों को वायरल काफी चल रहा है, लेकिन ये हम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, दोनों में सेम ही सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ पर भी निमोनिया में क्या होगा, फीवर होगा, चिल्स मतलब बुखार, ठंड लगेगी, कफिंग होती है, हेडेक होता है। ठीक है, फिर यहाँ इनके जो और सिम्टम्स हैं, लिप्स और जो फिंगर है, एक्सेसिव सिवियर निमोनिया में क्या होता है, बच्चों के लिप्स और फिंगर के जो नेल्स होते हैं वो ग्रे से ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। निमोनिया होती कैसे है, ये फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू होती है, जिसलिए इसको हम कंटेजियस डिजीज भी बोलते हैं। जो फिजिकल कांटेक्ट से हो बीमारी उसे कंटेजियस डिजीजेस कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बैक्टीरियल बीमारियों के अगर नाम आपसे पूछें तो वो है डिसेंट्री, जिसमें लूज मोशन होती है, प्लेग एक तरह से बुखार है, और डिप्थेरिया में अपर रेस्पिरेटरी पैसेज इन्वॉल्व होता है जो सूज जाता है, इसे बुल नेक डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, ये और अदर बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। तो इसके बाद से शुरुआत हो जाएगी सारे वायरसेस वायरल डिजीजेस की, जिसमें कॉमन कोल्ड को ही बेसिकली आपको पढ़ना है। कॉमन कोल्ड में कौन सी कंडीशन, जो भी कौन कौन से सिम्टम्स डेवलप होते हैं उन्हें आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि रेगुलरली कभी ना कभी हम हर किसी को कॉमन कोल्ड हुआ ही रहता है। ये हमारे नोज को और रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है, इस बात का बहुत ही खास तौर पर ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होगा, नेसल कंजेशन। नेसल कंजेशन मीन्स नाक में म्यूकस इकट्ठा होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, नाक बंद हो जाना। डिस्चार्ज होता है, नाक से म्यूकस रिलीज होता है। सोर थ्रोट है, सोर थ्रोट मीन गले में खुजली होती है, हॉर्सनेस भारीपन आ जाता है, काफिंग खांसी आती है, हेडेक होता है, हेडेक हो गया तो टायर्डनेस थकान हो जाती है, जो नॉर्मली 3 से 7 दिन तक चलता है। अब यहाँ पर भी कोई भी ड्रॉपलेट्स है या कफ है, स्नीज कोई छींक रहा है हमारे आसपास, तो हवा में खुल के, तो हवा और पानी, हवा यहाँ पर भी मीडियम है, तो ये एक तरह का, ये भी एक कंटेजियस डिजीज है जो फिजिकल कॉन्टेक्ट से फैलती है। इसके अलावा जो भी चीजें कोई इंसान इस्तेमाल कर रहा है और उसको इन्फेक्शन है, कॉमन कोल्ड है, तो कॉमन कोल्ड है या निमोनिया है, तो वो भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो इस तरह की बीमारियों को हम फोमाइट बॉर्न बीमारियां भी कहते हैं। कौन सी बीमारियां कहते हैं इनको हम, फोमाइट बॉर्न। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ।
ये होते हैं फोमाइट बॉर्न इन्फेक्शंस। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंटली जो एग्जाम में जनरली बहुत आता है वो है मलेरिया। मलेरिया में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बताऊंगी सिर्फ उनको याद कर जाना, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो मलेरिया से रिलेटेड, मलेरिया जितना भी हाईलाइटेड है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, इनको याद कर जाना, ठीक है। ऐसे ही इसकी लाइफ साइकिल है, डायग्राम है, उस डायग्राम में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटेड है उन्हें याद कर जाना। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मलेरिया। मलेरिया जो है होती किस वजह से है? मलेरिया एक प्रोटोजोआ की वजह से होती है। प्रोटोजोआ जो फ्रेश वाटर में मिल जाए या गंदे पानी में आपको मिल जाए, वाटर में ग्रो करते हैं। इसके 3 कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म आपको याद रखने हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है, जो अलग अलग तरह के मलेरिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये है इन्फेक्शियस एजेंट और मलेरिया है डिजीज। टाइप ऑफ प्रोटोजोआ, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे प्रोटोजोन्स, ठीक। अब जो ये मैलिग्नेंट मलेरिया है सबसे फैटल होता है, सीरियस होता है, इसमें इंसान की जान चली जाती है, जो फैल्सीपैरम कॉज करता है। अब यहाँ पे प्लाज्मोडियम बॉडी में डिजीज कॉज करने में कैपेबल है। प्लाज्मोडियम की कौन सी इंफेक्शियस फॉर्म डिजीज कॉज करती है? उसका नाम है स्पोरोजोइट्स, ठीक। अब इसके बाद चलो आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ क्या होगा, हम डायरेक्टली इसका नेक्स्ट पेज टर्न अप कर लेते हैं जहाँ पे कंप्लीटली उसकी साइकिल लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत ही ध्यान से सुनना है इसको। यहाँ क्या क्या पूछा जाता है, एक तो ये आपका प्लाज्मोडियम है। इस प्लाज्मोडियम को सबसे पहले तो एक तो ये पैरासाइट हुआ, पैरासाइट को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए। तो 2 होस्ट कौन हो गए? एक तो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो और दूसरा ह्यूमन बीइंग। तो जब ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जिसके सलाइवरी ग्लैंड्स में ये स्पोरोजोइट इसकी इन्फेक्शियस फॉर्म प्रेजेंट है, वो हमें काटेगा, काटेगा तो हमारी बॉडी में उसको वो इंजेक्ट कर देता है स्पोरोजोइट्स को, तो वो ब्लड से ट्रैवल करते हुए वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? लिवर में जाएगा। लिवर में जाकर के वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, लिवर में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, फिर उस सेल को बर्स्ट करेगा, वहां से रिलीज निकलेगा, निकल के ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाने के बाद वो हमारे आरबीसीज को अफेक्ट करेगा, आरबीसीज को इफेक्ट करेगा। आरबीसीज क्यों इफेक्ट करेगा? मींस आरबीसी में वो रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअली, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, दैट मीन्स को स्पेशल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेगा जिन्हें हम कहते हैं गैमेटोसाइट्स। गैमेटोसाइट्स में कौन होते हैं? मेल गैमीट्स या फीमेल गैमीट्स, ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं। अब ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स को बाहर निकलने के लिए ब्लड सेल को रप्चर करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। जब ब्लड सेल जैसे ही रप्चर होगा तो एक इंपॉर्टेंट केमिकल है हीमोजोइन, वो रिलीज होगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डेवलप होता है फीवर और चिल्स, मींस ठंड लगने के साथ साथ हमें बुखार हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद में ये गैमेटोसाइट्स, मच्छर आएगी हमें फिर से काटेगी और वो गैमेटोसाइट्स को अपने साथ ले जाएगी। मच्छर के बॉडी में वो जो गैमेटोसाइट्स हैं मूव करेंगे और कहाँ जाएंगे? उसके गट रीजन में, गट में या उसके स्टमक में जाकर के ये फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद ये डेवलप करते हैं इन्फेक्शियस फॉर्म जिसे हम स्पोरोजोइट कहते हैं। ये स्पोरोजोइट क्या है? एस्केप हो जाते हैं, भाग जाते हैं गट से और कहाँ चले जाते हैं? मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में ये स्टोर हो जाते हैं। तो इसलिए मच्छर जब अगेन किसी इंडिविजुअल को काटती है तो ये स्पोरोजोइट उसकी बॉडी में भी ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट लाइफ साइकिल मॉस्किटो का। अब इसमें क्या क्या याद रखना है? सबसे पहला पॉइंट, मलेरिया। मलेरिया क्या है? एक डिजीज है। कौन कॉज करता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के 3 नाम थे, कौन कौन से थे? एक तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम मलेरिया, तीसरा प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक। इसमें से जो फैल्सीपैरम है वो मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। कौन सी इन्फेक्शियस फॉर्म है प्रोटोजोआ की जो इनके मच्छरों के सलाइवरी ग्लैंड में होती है? वो है स्पोरोजोइट, ठीक। अब ये फीमेल एनोफिलस जब हमें काटती है तो सबसे पहले अटैक करती है लिवर सेल्स को। लिवर सेल्स में जो ये प्रोटोजोआ है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। दूसरा नंबर, जब ये वहां से रिलीज होगा, लिवर सेल्स को डैमेज करके बाहर जाएगा तो ब्लड में जाके आरबीसीज के साथ में, आरबीसीज में रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअली, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाएगा जिसे हम कहते हैं गैमेटोसाइट्स। मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों होते हैं यहाँ। अब मच्छर दोबारा आएगी, जब हमारा ब्लड सक करेगी तो उसमें से वो गैमेटोसाइट्स वो अपने साथ ले जाएगी,
वो गैमेटोसाइट्स उसकी बॉडी में कहाँ, गट में जाकर के फर्टिलाइजेशन शो करेंगे और अपना इन्फेक्शियस फॉर्म डेवलप करेंगे, स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट स्टमक से निकल के कहाँ जाएगा, ये स्टमक से निकल के उनके सलाइवरी ग्लैंड में चला जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो फीमेल एनोफेलिस किसी ह्यूमन बीइंग को काटे तो ये स्पोरोजोइट अगेन उसकी बॉडी में चले जाएंगे। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात हमारे यहाँ मिस हो गई, दैट इज जब हमारे आरबीसी को ये इन्फेक्ट करते हैं तो आरबीसी रप्चर होते हैं, एक केमिकल रिलीज करते हैं हीमोजोइन, जिसकी वजह से डेवलप होता है बॉडी में चिल्स और फीवर। तो ये जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट चाहिए। सबसे पहला होस्ट है मच्छर, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, एंड द सेकेंड इज ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारी जो बीमारी है, दैट इज अमीबाइसिस, या इसे हम कहते हैं अमीबिक डिसेंट्री, एक तरह का लूज मोशन। अब लूज मोशन हर किसी को होते हैं, तो लूज मोशन में क्या होता है, हमारे पेट में दर्द होता है, क्रैम्प आते हैं, स्टूल्स आते हैं। स्टूल्स ये फीकल मैटर के लिए दूसरा टर्म है। स्टूल क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड स्टूल्स आते हैं। अब लिक्विड स्टूल्स आ रहे हैं तो बॉडी में जब पानी की कमी हो जाएगी तो म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो नॉर्मल से आपके इसके सिम्टम्स हैं। तो अमीबाइसिस या अमीबिक डिसेंट्री है बीमारी। इसको कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोन, और उस प्रोटोजोन का नाम है एंटामीबा हिस्टोलेटिका। ठीक है, ये एक पैरासाइटिक अमीबा है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पे हाउस फ्लाई रिस्पॉन्सिबल है। हाउस फ्लाई कैसे रिस्पॉन्सिबल है, हम घर में जो भी खाना बनाते हैं, अगर हमने उस खाने को बिना ढके छोड़ दिया तो जो हाउस फ्लाई फीकल मैटर पर बैठकर आई है, अगर वो हमारे खाने पर बैठ गई तो दिस डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड फूड के थ्रू होता है, जिस पर मक्खियां बैठती हैं। जो मक्खी कहाँ से बैठकर आई है, किसी ह्यूमन के फीकल मैटर पर बैठकर आई है। तो जो खाना फीकल मैटर से कंटामिनेटेड होगा बिकॉज ऑफ हाउस फ्लाई, उस बंद और वो खाना कोई कंज्यूम कर लेता है तो उसे होगा अमीबाइसिस या अमीबिक डिसेंट्री, जिसे कॉज करता है एक प्रोटोजोआ जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, अब इसमें जो स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या हुए, कॉन्स्टिपेशन। जब कंप्लीटली बॉडी से रिलीज हो जाता है फीकल मैटर तो बॉडी में जब कुछ खाने को बचा ही नहीं, निकलने के लिए बचा ही नहीं, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है गजब का, क्रैम्प्स आते हैं, और स्टूल्स में एक्सेस ब्लड और म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स रिलीज होते हैं जब कंप्लीट डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगली जो बीमारी है वो होती है किसकी वजह से, एस्कैरिस। अब बच्चे ऐसे कहते हैं ये एस्कैरिस क्या है, एस्कैरियासिस। इसका तो ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखना और भी इजी है। क्यों है, क्योंकि बीमारी का नाम है एस्कैरियासिस और ऑर्गेनिज्म का नाम है एस्कैरिस, जो कि कॉमन राउंड वॉर्म की वजह से होती है, जिसे हम फिलेरियल वॉर्म भी कहते हैं। अगर किसी को इसके नाम याद रखने में इश्यूज हैं तो इसे डब्लू बेनक्रॉफ्टी या डब्लू अच्छा, गलती हो गई यहाँ पर, राउंड वॉर्म एस्कैरिस। एस्कैरिस ये आपका राउंड वॉर्म, ये कॉज करता है आपका एस्कैरियासिस। अब एस्कैरियासिस के लिए स्पेसिफिकली आपको क्या याद रखना है, इसका जो स्पेसिफिक सिम्टम है वो ये है कि जिसको भी ये बीमारी होती है उनका जो फीकल डिस्चार्ज होता है, जो फीकल मैटर वो रिलीज करते हैं, वो पोरस होता है। ठीक है, जिसमें उसके अंडे होते हैं। जिन बच्चों ने बचपन में मिट्टी खाई होगी उनको ये दिक्कत हो जाती है। अब राउंड वॉर्म्स ग्रो करते हैं इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन रिलेटेड इसके सिम्टम्स होंगे। तो कैसी होगी, वहां पर ब्लीडिंग हो सकती है, मस्कुलर पेन हो सकता है, फीवर होगा। ब्लीडिंग हो रही है तो खून की कमी हो जाएगी, खून की कमी हो रही है। अब ये जो राउंड वॉर्म है बॉडी में ग्रो कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ब्लॉकेज करेंगे इंटेस्टाइनल पैसेज को। तो ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज हो रहा है, दैट मीन्स उसे एस्कैरियासिस है। ठीक है, जब यहाँ ऐसे लोग फीकल मैटर डिस्चार्ज करते हैं किसी भी एरिया में तो वो उस एरिया का सॉइल, वाटर और प्लांट्स को कंटामिनेट कर रहे हैं। ठीक, तो ह्यूमन बीइंग को ये इन्फेक्शन कैसे मिलेगा, जब वो कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं तो उन्हें ये बीमारी हो जाती है। ठीक, उसके बाद आते हैं चलो नेक्स्ट पे, जो वुशेरिया। ये हमने बीमारियां कुछ 9th क्लास में ही पढ़ी हुई हैं, तो इतना कुछ इनको याद करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। एलिफेंटाइसिस, जो ये पिक्चर विजिबल है सामने, ये शो कर रहा है एलिफेंटाइसिस और फिलेरियासिस को।
फिलेरियसिस क्या है? जिसमें नीचे का आपका जो पैर है, लोअर लिम्ब है, वो सूज जाता है। सूजता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भी एक फीमेल मॉस्किटो काटती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके लिम्फेटिक वेसल्स जो प्रेजेंट है लोअर लिम्ब्स के, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है? सूजन, सूजन को हम स्वेलिंग बोलते हैं, स्वेलिंग, रेडनेस एंड पेन। रेडनेस और पेन, पेन यहाँ पर ऑब्जर्व होता है लेकिन रेडनेस नहीं होती है, लेकिन इन्फ्लामेशन मीन सूजन हो जाती है। ठीक है, तो डिजीज का नाम है एलिफेंटाइसिस फिलारियसिस, ऑर्गेनिज्म का नाम है वुशेरिया, वुशेरिया पेनक्रोफ्टी या मैलेही। कैसे होता है? फीमेल मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है, वेक्टर की वजह से। और स्पेसिफिक सिम्टम क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। जब ये सूजन और ऊपर पहुंचती है तो जेनाइटल एरियाज में भी डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद है अगली बीमारी। अगली बीमारी जो है दैट इज रिंग वॉर्म। तो इस रिंग वॉर्म में, डिजीज में 3 फंगस हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन, ये तो हो गए ऑर्गेनिजम्स। किसने कॉज किया? ये कौन है? फंगस। फंगस कैसे ग्रो करेंगे? किन कंडीशंस में? मॉइस्चर और हीट की वजह से ग्रो करेंगे। और कहाँ ग्रो करेंगे? आपके स्किन फोल्ड्स में, जहाँ कभी जो छुपे रहते हैं एरियाज में, उन एरियाज में। इनके सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं? सिम्टम्स में अपीयरेंस होगी कैसे? ड्राई, ड्राई स्किन हो जाएगी, उखड़ने लगेगी, स्केली लेशंस। और कहाँ पे ऑब्जर्व होगी? स्किन में, नेल्स में और स्कैल्प में। स्कैल्प होती है जहाँ आपके बाल लगे हुए हैं, उन एरियाज में। ठीक है, अब इन सारी बीमारियों से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मेंटेनेंस, अपनी बॉडी की और अपने आसपास की साफ सफाई को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं इतनी ही वीडियो डेवलप कर रही हूँ। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट जस्ट अभी थोड़ी देर में आपके पास रिलीज करती हूँ। ठीक है, तब तक इस वीडियो को आप ऑब्जर्व कीजिए।